बढ़ा रहा है। तो इन सभी में जाकर हम पुनः यह देखेंगे कि क्या इन सभी के अंदर वो फिर किस तारा में गया है। सबसे पहले देखेंगे कौन से तारा का मालिक है वो, प्रत्येरी का है, बध का है, या विपत का है। उसके बाद फिर जाकर देखिए उन तीनों को ही कि वो किस तारा में गया है, अर्थात किस तारा के नक्षत्र में है। यदि वो विपत में है, यदि वो बध में है, यदि वो प्रत्ययी में है। तो मान लीजिए जैसे आपके कुंडली में जैमिनीज के सूत्र में ज्ञाति कारक कष्ट देता है, वैसे ही आपको यह जो है ये तीन जो ग्रह है ना, बध प्रत्ययी और विपत, ये आपके जीवन में कष्ट देते हैं। आप यह भी देखेंगे कि जब इन नक्षत्रों में, जैसे विपत का जो नक्षत्र है, बध का जो नक्षत्र है, प्रत्ययी का जो नक्षत्र है, इन नक्षत्रों में आप देखेंगे कि जब कोई भी ग्रह गोचर करेगा तो आपको उस ग्रह से संबंधित कष्ट मिलेगा। अर्थात नौ नक्षत्र यदि आप देखें समझें तो आप कहेंगे भाई भगवान ने हमें छोड़ा कहाँ है। हर जगह तो भगवान तो हमें फिर पीटे जा रहे हैं। जैमिनी में ज्ञाति कारक आपकी पिटाई करेगा। नक्षत्र से बात करें यदि हम, तो तारा में जाएं तो विपत्ति, संपत, विपत्ति, प्रत्ययी और बध आपकी पिटाई करेगा। यदि हम केपी में चले जाएं तो जो ग्रह आपको 8 दिखा रहा हो, 6 दिखा रहा हो, 12 दिखा रहा हो, 3 दिखा रहा हो, वो आपकी पिटाई कर देगा। यदि हम वैदिक पराशरी ज्योतिष में यदि जा रहे हैं तो पराशरी ज्योतिष में आपको 6, 8, 12 त्रिषडाय यह पिटाई कर देगा। तो कोई ना कोई ऐसा ग्रह आपकी कुंडली में एक्टिव रहेगा उस वक्त। इन सभी पद्धति को लगाकर देखा जाए तो कोई ना कोई पिटाई कर रहा है। फिर योगिनी दशा है, चर दशाएं हैं, अष्टोक्ति दशा है, त्रिभागी दशा है, नववांश दशाएं हैं। तो नववांश दशाएं कैसे काम करती है उस पर बात करेंगे, बहुत विस्तार है वो। ये सभी दशाओं के अंतर्गत आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे हम विषुंतरी सबसे ज्यादा प्रचलित क्या है, विषुंतरी है। तो ये सभी अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही पुनः हम तारा पे प्रवेश करते हैं, और तारा में जो हमने पिछली कक्षा में समझा था उसे ही अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने यहाँ तक समझा था कि कोई भी तारा के अंतर्गत यदि कोई ग्रह जा रहा है तो उस तारा के नाम के अनुसार, उस तारा के गुण के अनुसार वह हमें वैसे ही रिजल्ट दर्शाता है। इतना ही हम लोग बात किए थे पिछली कक्षा में। आज उससे आगे बढ़ते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यार कि प्रथम भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी, या अन्य हर भावों का स्वामी कौन से तारा में जाएगा तो आपको क्या फल दे रहा है। सबसे पहले एक कुंडली सामने रख लेते हैं तो आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके कुंडली में, जी, जैसे मान लीजिए आपके कुंडली में यह जो ये कुंडली आप देख रहे हैं, किनकी कुंडली है, पुरुषोत्तम बेहरा जी की, जी। इस कुंडली में आप देखिए शनि कौन से तारा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल, उसके बाद आगे। शनि कौन से तारा को हमें बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका जन्म कौन से तारा में हुआ है। तो जन्म को देखने के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। चंद्र किस नक्षत्र में है, हस्त में। हस्त में है। अर्थात हस्त में। चंद्रमा ही इनका जन्म तारा है। चंद्रमा ही इनका जन्म तारा है। तो जन्म तारा से फिर हम आगे बढ़े। चंद्रमा जन्म तारा है तो चंद्रमा के बाद दशा किसकी आ गई, मंगल की आ गई। मंगल संपत हो गए। मंगल के बाद फिर हम आगे बढ़े, राहु। राहु इनके लिए विपत्तिदायक हो गए। राहु के बद बाद में फिर है हम सर। आगे बढ़े। ठीक है, बद में है वो, हम एक कंटिन्यू चले जाएंगे एकाएक बद में, लेकिन समझ लें इसे। राहु के बाद फिर आगे हम बढ़े तो गुरु आ गए। राहु के बाद फिर आ गए गुरु। गुरु जो इनके लिए क्षेम हो गए। गुरु के बाद फिर शनि आ गए।
शनि जो क्या हो गए इनके लिए, प्रत्ययी। और प्रत्ययी के बाद साधक आ गए बुध, और बुद्ध के बाद फिर बध आ गए केतु। अब देखिए यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको दिखेगा। शनि क्या है, प्रत्ययी है। शनि प्रत्ययी है। अब गए कहाँ है, बध में चले गए। बंद। यह जो दशा इस व्यक्ति की प्रारंभ हुई है 3/10/2022 से, इनकी यह स्थिति है। आज एक गाड़ी यहाँ ठुक गई, दूसरी गाड़ी वहां ठुक गई, पिता से संबंध खराब हो गए, माता की स्थिति ठीक नहीं है। तो मतलब जितने प्रकार के शनि जिन जिन चीजों से जुड़ा हुआ है, उन सब से संबंधित कष्ट भरपूर दे रहा है। अब ये है नक्षत्रों की ताकत। अच्छे तरीके से कह रहे हैं भाई हम छोड़ेंगे नहीं तुम। पुनः जैसे अब देखिए कौन से भाव के स्वामी है शनि। तो शनि हो गए लग्न के स्वामी। अब लग्नेश कहाँ गया है, बध में गया है। लग्नेश बध में चला गया। अब बध में चला गया लग्नेश, अर्थात यहाँ क्या मिल जाएगा इन्हें, जन्म कैसा रहा इनका। अब कहेंगे बदकारक नहीं, जन्म इनका कैसा रहा। जन्म के बाद ही इन्हें कष्ट मिलते रहे। जन्म के बाद ही इन्हें अत्याधिक कष्ट जो है वो मिलते रहे जीवन में। स्वास्थ्य संबंधित समस्या बनी रही। पुनः आगे बढ़िए। जैसे दूसरा भाव, दूसरे भाव का स्वामी गुरु है। अब गुरु को देखिए वो किस नक्षत्र में जा रहा है। गुरु रोहिणी में गया है। रोहिणी कौन सा तारा है, रोहिणी कौन सा तारा होगा, जन्म राहुल जी को तारा है मतलब। छोड़कर। राहुल जी को छोड़कर और कोई बताइए रोहिणी कौन सा तारा है। जन्म तारा होगा ना गुरु जी। ठीक है, तो इतना सोचना क्या है, एक बार सीधा स्पष्ट करिए। हाँ जन्म तारा है। अब जन्म तारा में कौन गया है, धन भाव का स्वामी गया है। धन धन भाव का स्वामी जो है वो जन्म तारा में गया, तो वो क्या देगा, वो यह बता रहा है कि भले ही प्रथम भाव का स्वामी बध में गया है तो कष्ट देगा, स्वास्थ्य में कष्ट देगा। लेकिन धन भाव का स्वामी जन्म में गया तो वो बता रहा है चिंता मत करो, किसी भी परिवार में तुम रहो, बहुत छोटे परिवार से बिलोंग करो, लेकिन तुम्हें बहुत ऊपर तक हम लेके जाएंगे। धन की कोई कमी तुम्हें नहीं मिलेगी। अब तीसरे भाव पे आते हैं। तीसरे भाव का जो स्वामी है वो कहाँ गया है, रेवती में गया है। अब रेवती कौन सा तारा है वो आप लोग ही बताएंगे हम। रेवती कौन सा तारा है। जब केतु बध कारक हो रहा है तो केतु से पहले दशा किसकी आती है, बुध की आती है। तो बुध साधक। क्या हो जाएगा, साधक साधक। हो जाएगा। हाँ बिल्कुल साधक हो जाएगा। तीसरे भाव का स्वामी कहाँ गया है, साधक में गया है। वे क्या है, फेवरेबल है, अच्छा है आपके लिए, ठीक ठाक है आपके लिए। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है। वो कहाँ, चतुर्थ और नवम दोनों का स्वामी शुक्र है, कहाँ गया है, आद्रा में गया है। आद्रा क्या है, आद्रा कौन सा तारा है। तो तरी हो, ये होगा ना प्रत्यरी। जी, आद्रा दीपक। विपत है, प्रत्यय नहीं आता। दीपक। अब माता पिता कहाँ चले गए, दीपक। विपत्ति के पास। छोटा भाई कहाँ गया है, फेवरेबल, ठीक ठाक है उसके लिए। स्वयं व्यक्ति कहाँ गया, अष्टम भाव में चला गया, कष्ट में चला गया। बद। अब पंचम में बात करते हैं। अब पंचम का स्वामी कहाँ, पंचम का स्वामी बुध मघा में गया है। मघा कौन सा तारा है वो बताइए। बद। बध है। बद। अब पंचम का स्वामी बध में गया तो क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अर्थात बध को आप कैसे लेकर चल रहे हैं, बध को आप लेकर कैसे चल रहे हैं।
संतान में प्रॉब्लम है। बस तो कष्टदायक है, लेकिन ये पंचम का स्वामी बद में गया है तो सर ये तो जो इनका कष्ट भाव उसके लिए भी तो नेगेट करेगा ये। कष्ट भाव को नेगेट करेगा, पंचम का स्वामी लेकिन बद्ध। पुत्र पुत्र के लिए ठीक नहीं संतान को है ये। प्रॉब्लम। संतान से कष्ट बिल्कुल होगा। सही। संतान को संतान से। कष्ट, संतान को कष्ट। दूसरा, बध को आप अष्टम भाव से जोड़िए। बध कौन से भाव को लेकर चलेगा? अष्टम भाव को लेकर चलेगा। अष्टम भाव। अर्थात इस व्यक्ति की शिक्षा कहाँ से रहेगी? अष्टम भाव से संबंधित रहेगी। अष्टम भाव से। और संतान कहाँ गया? कष्ट में गया। उसके बाद छठा भाव। अब छठे भाव का जो स्वामी है चंद्रमा, वो कहाँ गया है? अपने ही नक्षत्र में है, जन्म नक्षत्र में है। जन्म जन्म नक्षत्र में। ठीक है। अब नौकरी कहाँ गई? जन्म में चली गई। सेवा कहाँ गया? जन्म में चला गया। जन्म। रोग दुख कहाँ चले गए? जन्म में चले गए। ऐसे व्यक्ति से पूछिएगा कि क्या जन्म होने के बाद साल 2 साल तक बहुत ज्यादा कष्ट रहा जीवन में? व्यक्ति ना नहीं कहेगा, वो हाँ ही बताएगा। अब सप्तम। हाँ, 1 मिनट 1 मिनट होल्ड कीजिएगा उस पर। जी, हम बात कर रहे थे सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव का स्वामी कहाँ गया है? मघा में गया है। मूल, मघा और अश्विनी किसका है? केतु का है। केतु क्या हो केतु का। रहा है? वध कारक हो रहा है। अच्छा। तो केतु वध कारक के कारण क्या पत्नी को भी कष्ट होगा? क्या पत्नी को भी कष्ट होगा? देखिए यहाँ पे, ये जो डेट आप देख रहे हैं 1/2/2024 से 18/3/2024 बाद आ गया। इस डेट के अंदर इस व्यक्ति की पत्नी का ऑपरेशन हुआ है। ठीक है। सूर्य कहाँ गया है? मघा में गया है, बदकारक में गया है, इसलिए वो एक समस्या सामने क्रिएट कर रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव का स्वामी कौन है? बुध है। वो गया, गया कहाँ है? वो भी मघा में ही बंद। गया है। अब अष्टम का स्वामी बध में गया है, तो ये अच्छा है या बुरा, वो बताइए।
और अष्टम का स्वामी बद में गया तो अच्छा है सर ये तो। हाँ बहुत अच्छा है। अष्टम का स्वामी बद्ध में जाना अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि मारक का मतलब एक हिसाब से देखे तो जो अष्टम हमारा कष्ट का भाव है, उसका स्वामी कष्ट में ही है। छः आठ बिल्कुल। बारह का लो, 6 8 12। हाँ, कष्ट का जो है वो कष्ट में ही है, तो अच्छा है इनके लिए। अब नवम की बात करें, नवम को देख लिए, दसम को देख लिए। दसम का स्वामी कहाँ है? रेवती में है। अब रेवती क्या है? फेव इनके लिए क्या है? फेवरेबल है। वो अच्छा इनके लिए है, ना कि इनके लिए बुरा है। अब नवम का एकादश का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी गुरु है। गुरु कहाँ गया है? रोहिणी। रोहिणी क्या है? जन्म जन्म है। तारा। जन्म। तो लाभ भी जन्म से ही मिल जाएगा। 12वें भाव का स्वामी देखिए, शनि कहाँ गया है? विपत्त में गया है, विपद। बध में गया है। बद पद। ठीक है। तो क्या करेगा? नुकसान की भरपाई भी करेगा। दूसरा देखिए, यदि जन्म कुंडली का विश्लेषण हम करें इस कुंडली का, तो 12वें भाव का स्वामी एकादश में गया है। बहुत ही अच्छा सूत्र है, यदि इसे समझ लीजिएगा तो जीवन के सार को समझ लीजिएगा। हम लोग कहते हैं ना कि इस जन्म में हम जो जान दान करेंगे वो अगले जन्म में मिलेगा। कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं। जी सर। इस अब इस जन्म में हम जब दान करेंगे तो उससे 12वां भाव कौन सा होगा? 12वां भाव। 11th हाउस। 11वां ही होगा ना। मतलब यह पूर्वज बचपन से हमें समझाते आ रहे हैं कि बच्चा, यदि इस जन्म में तुम दान करोगे तो अगले जन्म में तुम्हें लाभ के रूप में वो सारी चीजें पुनः वापस मिल जाएंगी। समझ रहे हैं? अब इसे एक हर एक भाव पे लगा कर देखिए, इतना बेहतर काम करते हुए आपको दिखेगा कि कहना नहीं। अब पता है ये जो सूत्र है वो कहाँ का है? गरुड़ पुराण का सूत्र है। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन मिलता है। 12वें से 12वां। चलिए, ये 12 भाव हो गए नक्षत्र के तारा को लेकर। तारा को कैसे यूज में हमें लेना है इसके बारे में हम समझ लिए। अब तारा को अन्य तरीके से हम यूज में लेंगे। ठीक है। जैसे सभी ग्रहों के, क्योंकि यहाँ पर कुछ उपाय भी हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं, तो सभी ग्रहों के एक काम कीजिए, आप सभी ग्रहों के चार्ट तैयार कीजिए। चार्ट तैयार ऐसे जैसे में कि आप ऐसा करें कि सभी ग्रहों के जो जानवर हैं और सभी ग्रहों के जो वृक्ष हैं उसका नाम लिख लीजिए। तो सर तीन तीन रो बनाए क्या? ग्रह, जानवर और वृक्ष। हाँ बस। नहीं, ग्रह नहीं, नक्षत्र, माफ कीजिए। नक्षत्रों के। हाँ। ओके सर। नक्षत्र। हाँ, और साथ में दिशा भी लिख लीजिएगा। जी सर। हम्म, भरने।
वो सर गुरु का पुनर्वसु है ना। जी हाँ, गुरु का पुनर्वसु है। पुनर्वसु है, पूर्वा भाद्रपद है और विशाखा है। और विशाखा है। जी। मतलब वो पुनर्वसु, तो ऐसे ही लिखना पूर्वा है ना सर। भाद्रपद, विशाखा। एक एक से 27 तक लिखना है ना सर नक्षत्र की। हाँ हाँ, मतलब वो 1 से 27 तक लिखना है। ग्रहों वाइज नहीं लिखना है ना, ग्रह के हिसाब से 1 9 नहीं, 19। हाँ वो ऐसा नहीं लिखना है आपको, अलग अलग ग्रहों पे जाके लिखना है। बुध का सर अश्लेषा है ना। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। बताइए हो गया सर। जी। कॉलम बन गया। सबसे पहले अश्विनी, ठीक है। तो जी। अश्विनी की दो चार चीजों को लिखते चलिए, क्योंकि वो एक रेमेडी के तौर पे आपको ये बहुत बेहतर काम करेगा। ठीक है। तो जी। अश्विनी की जो आकृति है वो अश्व का मुख है, एक घोड़े का मुख है। अश्विनी की आकृति क्या है? एक घोड़े का मुख है। उसका जानवर क्या है? अश्व का, अश्विनी का जानवर अश्व है। अश्विनी का जानवर अश्व है। इसकी दिशा जो है वो उत्तर दिशा है। दिशा अभी मत लिखिएगा, सिर्फ यहीं तक रखिए। इसकी जो लकड़ी है, इसका जो विष वृक्ष है वो कोचिला है। सॉरी इसका सर। जो वृक्ष है कोचिला, कोचिला। कोचिला। हाँ, कोचिला। जिसे हम लोग देखो एक और नाम जानते हैं, चिड़चिड़ी। चिड़चिड़ी। हम्म। दूसरा भरणी। भरणी की जो आकृति है वो एक योनि की आकृति है। भरणी के जानवर गज हैं, एलिफेंट। इनका वृक्ष है आंवला। इनके धातु के तत्वों को साथ में लिखिएगा। अब धातु का तत्व क्या होगा इनका? जैसे आपके क्या है, अश्विनी है, तो अश्विनी के कौन हो गए? केतु। तो केतु का तत्व क्या है? जैसे पंच धातु है, अष्ट धातु है, ये सब क्या है? केतु के तत्व हैं। अब भरणी, भरणी के स्वामी कौन है? शुक्र हैं। और शुक्र का तत्व क्या है? चांदी। कृतिका। कृतिका। कृतिका का आकृति एक छुरा का है, पैनी, धारदार तलवार। बहुत विस्तार नहीं जाएंगे, एक छुरा का आकृति है इसकी।
गुलहड़ का फूल देखें, गुलहड़, जिसे जी अड़हुल सर। भी कहते हैं। जी। आ, वो, और एक दूसरा है, एक जानते हैं ना इसे क्या कहते हैं उसे, जिसका एक फल होता है, गुल्लद। गुल्लद जानते हैं? जी सर। नहीं जानते हैं तो इंटरनेट पर सर्च कीजिए, वहां आपको मिल जाएगा। गुल्लद किसका है? कृतिका का है। कृतिका के जो देवता है, जानवर है, वो भेड़ है, सीप है। कृतिका के बाद आगे बढ़िए, रोहिणी। रोहिणी धातु कौन सी है जैसे? धातु, कृतिका कौन से ग्रह का है? सूर्य का है। सूर्य कौन से धातु को रिप्रेजेंट करता है? तांबा को, कॉपर है। हाँ। थोड़ा अपने दिमाग को लगाइए। आगे रोहिणी। रोहिणी की जो आकृति है वो एक रथ की आकृति है। रथ, इसकी आकृति है एक रथ की आकृति है। इसका पेड़ है वो जामुन है। वृक्ष जो है वो जामुन है। इसका तत्व चांदी है। और इसका जो जानवर है वो सर्प है, स्नेक है। पांचवा, मृगशीरा। मृगशीरा। मृगशीरा खैर को दर्शाता है। वृक्ष में खैर है ये। और मृगशीरा, मृग का सिर, मृग अर्थात हिरन, हिरन का सिर है मृगशीरा। और मृगशीरा भी सर्प को ही दर्शाता है। अर्थात मृगशिरा भी जानवर क्या है? सर्प ही है। आगे, मृगशिरा का जानवर हो गया, और उनकी आकृति हो गई। आद्रा। आद्रा की जो आकृति है वो एक मणि की आकृति है। एक मणि, चमकता हुआ एक मणि। यह शीशम को दर्शाता है, शीशम वृक्ष। आद्रा जानवर में डॉग है, कुत्ता। आद्रा जानवर में डॉग है, कुत्ता। आद्रा के बाद आपका हो गया पूर्णवसु। पूर्णवसु की जो आकृति, अर्थात पूर्णवसु का जो इमेज है, वो एक घर का है, हाउस का है। बंगला नहीं, हाउस छोटा सा। पूर्णवसु वृक्ष में वास है, बास।
पूर्णवसु बिलार है। बिलार, जिसे मार्जर, मार्जल कहते हैं। बिलार समझते हैं क्या होता है? बिलार। हाँ बिलार, बिल्ली, बिलार। या फिर दिल्ली का मेल लाल, वर्जन। हाँ लाल चीता। पूर्णवसु के बाद आते हैं हम पुख्य पे। पूर्णवसु का जो बता दिए भास है पुख्य। इसे पुष्य कहते हैं। पुष्य तीर है, तीर की एक इमेज है। पुष्य क्या है? एक तीर का इमेज है। यह पीपल को दर्शाता है। पीपल, पीपल वृक्ष है इसका। पीपल वृक्ष है इसका। पुष्य भेड़ है, सीप है। जानवरों में क्या है ये? सीप है, भेड़ है। अश्लेषा। सबके अश्लेषा। मेटल तो सर ग्रहों के हिसाब से ही होंगे ना। हाँ हाँ, मेटल सब ग्रहों के हिसाब से ही है, उसे ऐड करते जाइएगा आप लोग। ठीक है। पुष्य के बाद आपका आ गया अश्लेषा। अश्लेषा चक्र है। अश्लेषा एक चक्र है। अश्लेषा का जो पौधा है वो नाग केसर है। नाग केसर। अश्लेषा वही है, लाल चीता। अश्लेषा के बाद आ जाइए मघा पे। मघा। मघा का इमेज एक घर का है। सबके इमेज को और एक चार्ट जो है वो हम ग्रुप में भी डाल देंगे, लेकिन इसे आप लोग लिख लीजिए। हम ग्रुप में डालें या ना डालें, लेकिन लिख लीजिएगा तो समझने में भी आसानी रहेगी और ये चीजें याद भी रहेंगी। किसी चीज को यदि याद करना हो, नक्षत्र याद नहीं हो रहे हैं, तो उसे लिख लीजिए। कैसे लिखिए? जैसे शुरू कीजिए केतु से। केतु अश्विनी मघा मूल। केतु के बाद आ गए आपके शुक्र। शुक्र को लिख लीजिए। भरणी उत्तर फाल्गुनी उत्तर। भरणी उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा। फिर उसके बाद शुक्र के बाद सूर्य पे चले जाइए। नहीं, पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा है इसका, शुक्र का। शुक्र के बाद सूर्य पे जाइए तो सूर्य आपका कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा। मंगल चल जाइए। तो वैसे आप लिख लीजिए, वो आपके लिए आसान रहेगा और याद भी कर पाएंगे। अब अश्लेषा के बाद मघा आ गया। मघा एक घर है। मघा वट वृक्ष है। वट वृक्ष अर्थात बरगद का पेड़। मघा वट वृक्ष है, बरगद का पेड़। मघा एक चूहा है, मूषक। पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी एक मंच को दर्शाता है। एक मंच है बड़ा सा इमेज में। पता है ये सब जो है वो वास्तु के अनुसार भी इसका उपाय आप लोगों के सामने हम रखेंगे। वास्तु से इसका आप उपाय कैसे करेंगे, फिर ग्रहों के अनुसार और तारा के अनुसार भी। ठीक है। आपका पूर्वा फाल्गुनी आ गया। पूर्वा फाल्गुनी मंच है। यह पलाश है, पलाश का पौधा है। यह जो है वो पलाश का पौधा है।
आगे बढ़े। जी सर, जानवर। क्या इसका जानवर नहीं हुआ अभी तक? नहीं सर। क्या है? पूर्वा फाल्गुनी है ना? पूर्वा फाल्गुनी मूसक है, चूहा है। पूर्वा फाल्गुनी क्या है? मूसक है, एक चूहा है। अब आते हैं उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी एक सैया है, बेड है। उत्तरा फाल्गुनी एक बेड है। इसका जो पेड़ है वो पाकड़ है, पाकड़। इसके जो वृक्ष हैं वो पाकड़ हैं। उत्तरा फाल्गुनी का जानवर गाय है, गौ। हस्त, हस्त जैसा नाम वैसा गुण। हस्त एक पंजा है, एक पंजे की आकृति है, एक पंजे का इमेज है। हस्त रीठा का पौधा, रीठा, रीठा का पौधा। हस्त बफैलो है। हस्त क्या है? बफैलो है, बफैलो। हम्म। जी। हस्त आपका हो गया हाथ का पंजा, रीठा। और इसका क्या है? बफैलो है। बफैलो के बाद आगे बढ़िए, चित्रा, चित्रा। चित्रा एक मुक्ता है, मुक्ता। सर मुक्ता। 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 हाँ, मुंह का ता, मुक्ता। कृति में। मुक्ता मतलब रख लीजिए आप, जो मुगदर होता है ना, गधा, वह है। गधा। मुक्ता अर्थात गधा। इसका वृक्ष, इसका वृक्ष है बेल का, बेल, बेल। चित्रा है बाघ, टाइगर। स्वाति, स्वाति।
स्वाति एक वृक्ष की आकृति है, छोटा पौधा। एक वृक्ष का छोटा पौधे की आकृति है, जिसे प्रवाल कहते हैं, प्रवाल। प्रवाल। और स्वाति का बफैलो है। स्वाति के वृक्ष जो है वो अर्जुन, जिसे हम अर्जुन समझ रहे होंगे आप लोग, जिसका अर्जुनादिष्ट बनता है, जिसे गांव में कहुआ कहा जाता है, कहुआ का वृक्ष, ऐसा कुछ। विशाखा। विशाखा। विशाखा क्या है? एक दरवाजा है, तोरण जिसे कहते हैं। तोरण। तोरण समझते हैं? तोरण, तोरण अर्थात जो घर के बाहर जो नहीं लगाया जाता है, आम के पत्ते का होता है ये, शादी विवाह हो या कि कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें तोरण लगाया जाता है, जी आम के सर। पत्ते को धागे में बांध कर जो दरवाजे पे लगाया जाता है, समझ रहे हैं ना? जी सर। तोरण। जी सर जी। तो हवा से भी। हाँ। तोरण के विशाखा कटैया वृक्ष है, कटैया वृक्ष कटैया है। और जानवरों में यह बाघ है। अनुराधा। अनुराधा कमल का फूल। और साथ ही एक और है जिसे कहा जाता है भात पिंड, अर्थात चावल के जो छोटे गोल बनते हैं, गोलाकार, वो। इसका वृक्ष है भालसरी। वृक्ष का है भालसरी, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। और यह जानवरों में हिरण है, मृग है। ज्येष्ठा। ज्येष्ठा की आकृति एक कुंडल की है। ज्येष्ठा की आकृति क्या है? एक कुंडल की है। कानों के जो कुंडल होते हैं, जिसे इयररिंग कहते हैं आज। ज्येष्ठा का पौधा जो है वो चीर है, चीर नामक पौधा है। और ज्येष्ठा का जानवर मृग है, हिरण है। मूल। ज्येष्ठा के बाद मूल। मूल का जानवर, मूल की जो आकृति है, सिंह के पूंछ की आकृति है मूल। सिंह के पूंछ की आकृति है। आजकल जो है बहुत सारी आकृति आपको अलग से देखने को मिलेंगे, ठीक है, लेकिन बहुत सारे आकृति जो है वो नहीं है। सिंह का पूंछ। इसका जानवर है श्वान। श्वान अर्थात डॉग। साल वृक्ष। वृक्ष क्या है? पेड़ क्या है? साल। साल वृक्ष।
आगे बढ़िए, मूल के बाद पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा की आकृति है गजदंत, अर्थात हाथी के दांत। और गजदंत किसे कहा गया जाता है? भगवान गणेश को। हाथी के दांत आकृति। पूर्वाषाढ़ा का वृक्ष जो है वो अशोक का पेड़। अशोक का पेड़। पूर्वाषाढ़ा का जानवर है बंदर। पूर्वाषाढ़ा का जानवर है बंदर। उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा एक मंच है। एक मंच है उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा का जानवर है नकुल। नकुल पता है किसे कहते हैं? नेवले को। उत्तराषाढ़ा का वृक्ष है कटहल। उत्तराषाढ़ा का वृक्ष है कटहल। उत्तराषाढ़ा के बाद अब चले आइए आप श्रवण पे। श्रवण। श्रवण त्रिचरण को दर्शाता है। श्रवण त्रिचरण अर्थात तीन पैर के चिन्ह। श्रवण अर्थात तीन पैर के चिन्ह। यह जानवरों में बानर है, बंदर। इसका जो पौधा है वो है अकवन। अकौना जिसे कहते हैं, जिसे मदार कहते हैं। घनिष्ठा। घनिष्ठा का आकृति है, इमेज जो है वो एक ढोलक की है, जिसे संस्कृत में मृदंग कहते हैं। वो जो नीचे रख के बजाया बजाया जाता है, मृदंग की आकृति है। ठीक है। यह कार्य कैसे करता है, अर्थात घनिष्ठा के जानवर क्या है? तो घनिष्ठा का जानवर है सिंह, शेर। घनिष्ठा का जानवर क्या है? शेर। घनिष्ठा का वृक्ष है समी। घनिष्ठा का वृक्ष है सम्मी। सतवीखा। सतवीखा का आकृति एक वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है। जैसे क्रांति वृत्त है ना, वैसे ही एक वृत्त के आकार का है, गोलाकार आकृति है उसकी, घनिष्ठा की। ये सतवीखा की। सतविका के जानवर हैं अश्व, घोड़ा। सतविका के जानवर हैं अश्व, घोड़ा। इसका जो पेड़ है वो है कदम्ब का पेड़। इसका पेड़ है कदम्ब का। अब इसके आगे बढ़ते हैं। पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद।
यह एक मंच को दर्शाता है। पूर्वा भाद्रपद एक मंच को दर्शाता है। मंच मंच की एक आकृति है। पूर्वा भाद्रपद शेर है। इसके जो वृक्ष हैं वो आम हैं। पूर्वा भाद्रपद के वृक्ष क्या है? आम है। पूर्वा भाद्रपद से आगे उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद की आकृति एक यमल की है। एक यमल की है। यमल अर्थात एक आकृति मनुष्य की। उत्तरा भाद्रपद एक गौ है, गाय है। उत्तरा भाद्रपद क्या है? एक गाय की आकृति है। उसके वृक्ष, यह नीम है। रेवती। रेवती क्या है? एक मृदंग है। रेवती क्या है? मृदंग है। रेवती। यह जानवरों में गज है। गज अर्थात हाथी। वृक्ष में यह महुआ है। महुआ। ठीक है। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपका जो लग्न है, लग्न पे हम जा रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। मान लीजिए आपका जो जन्म तारा है, जो संपत तारा है, वो संपत तारा आपका हमें अश्विनी मिल रहा है। ठीक है। अर्थात संपत्ति आपको कौन देगा? अश्विनी देगा। अब वहां क्या करेंगे आप अश्विनी के लिए? अश्विनी के वृक्ष क्या है? जिसे चिड़चिड़ी कहते हैं, अपामार्ग कहते हैं। तो अपामार्ग की लकड़ी का एक अश्व का छोटा सा क्या बना लेंगे हम? मुकुट बना लेंगे। मुख बना लेंगे, अश्व का मुख बना लेंगे छोटा सा। और जो अश्व का मुख होगा वो क्या हो जाएगा? उसे जब हम बना लेंगे और उसे फिर अपने पास रखेंगे, तो वो क्या देगा? हमें संपत्ति प्रदान कराएगा। जैसे आपके जन्म नक्षत्र से जो 10वां नक्षत्र है, आपके जन्म नक्षत्र से जो 10वां नक्षत्र वो आपके कर्म का नक्षत्र है, कार्मिक नक्षत्र है। तो 10वां मान लीजिए आपका मघा आ रहा है। क्या आ रहा है? मघा आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? मघा क्या है? मघा कौन सा जानवर है बताइए? चूहा। आधा और जी। चूहा। मघा क्या है? मूसक मूसक। मूसक है। तो एक चूहा। हम बट वृक्ष अर्थात एक बरगद के लकड़ी का हम एक चूहा बना लेंगे। उसे कहाँ रखेंगे? जहां हम काम करते हैं उस मेज पे रखेंगे। तो क्या होगा? हमारा कार्य जो है वो आगे की ओर प्रगति में हम चलते रहेंगे। जो हमारा अति मित्र है, अति मित्र,
अतिमित्र कौन सा नक्षत्र होगा? हमारा जन्म से ठीक 9 बार, 9, 18 और 27, तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन रहेगा? 27वां नक्षत्र रहेगा हमारा, जो सबसे पावरफुल होगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है? रोहिणी में। रोहिणी से 27वां नक्षत्र क्या है? कृतिका है। जी, कृतिका। कृतिका का एक सुदर्शन चक्र भगवान के पास होता है, जिसे छुरा। छुरा या धारदार तलवार, तो उनके पास है। पूर्णवसु, रोहिणी से पूर्णवसु कौन सा नक्षत्र होगा? रोहिणी से पूर्णवसु कौन सा नक्षत्र होगा? चौथा नक्षत्र। चौथा। चौथा चौथा। क्या है? क्षेम है। चौथा क्या है? क्षेम है। पूर्णवसु क्या है? बास है। कुछ देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास बास की कुछ होती है उनके पास में? बांसुरी। बांसुरी। तो जो क्षेम का नक्षत्र है आपका, जो अतिमित्र का नक्षत्र है आपका, उस नक्षत्र के जो चीजें हैं उसे अपने पास रखिए। और क्या उपाय आप कर सकते हैं? स्वास्थ्य में तकलीफ है, देखिए जन्म नक्षत्र क्या है, जन्म नक्षत्र का वृक्ष कौन सा है, उस वृक्ष को लगाइए, उसे जल दीजिए, उसे सींचिए। आपकी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो उसे वो दूर कर देगा। तो ये सारी चीजों को आप ऐसे कार्य करते हुए देखते हैं और समझते हैं। यहाँ तक में आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो बताइए। बहुत तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं, एक तरीका नहीं है इसका, बहुत तरीका है। जैसे आपको उसके वृक्ष नहीं मिल रहे हैं, उसकी लकड़ी नहीं मिल रही है, तो वहां पर उसके एलिमेंट को उपयोग में ले लेंगे आप, तत्व उसका। उसका जो तत्व है, जैसे शुक्र भरणी है, भरणी का तत्व क्या है? चांदी है। तो चांदी का एक हाथी बना लीजिए और उस हाथी को अपने पास रखिए। उस हाथी को अपने पास रखिए, वो भी आपके लिए क्या रहेगा? फेवरेबल रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे आपका कार्मिक अर्थात दसम भाव का स्वामी किस नक्षत्र में गया है? मान लीजिए दसम भाव का स्वामी जो है वो आपके पूर्वा फाल्गुनी में गया है, तो पूर्वा फाल्गुनी क्या है? पलाश है। पलाश के वृक्ष को जल दीजिए, वो आपके लिए काम करेगा। जैसे दशा किसकी आई, उस पर भी आप इसे काम ले सकते हैं, क्योंकि दशा का मूड किसका है? उस नक्षत्र का मूड है, और ये काम कर रहा है। जैसे अभी आपने देखा ना कि शनि की दशा चल रही है, मूड किसका है? मूल का है। अब मूल का वृक्ष क्या है? साल मूल है। का वृक्ष है सर। साल। साल। साल है साल। तो साल को क्या कीजिए? साल के वृक्ष में जल दीजिए, उसकी वो शांति करेगा। बताइए, कोई प्रश्न है आप लोगों का यहाँ तक में? और जो है वो अगली कक्षा में आप लोगों से हम बात करेंगे, कैसे उपाय करना है। इस पे कोई प्रश्न है आप लोगों का तो बताइए। गुरु जी, हम्म। जैसे भरणी नक्षत्र है तो अपन हाथी बनाकर रख सकते हैं चांदी का। भरणी नक्षत्र आपका क्या है? जन्म है, विपत है, संपत है, जन्म क्या है? जन्म नक्षत्र। जन्म नक्षत्र को रखने की आवश्यकता नहीं है, जन्म नक्षत्र में जल देने की आवश्यकता है। अच्छा जी। अति मित्र जैसे भरणी से 27वां नक्षत्र कौन होगा? अश्विनी होगा। जी एक अश्व का मुख जो पंच धातु का हो उसे बनाकर अपने पास रखिए। या जी हाँ, या तो फिर चिड़चिड़ा जो है, चिड़चिड़ा जिसे अपामाल कहते हैं, उसकी एक लकड़ी अपने पास रखिए, उसे अपने पर्स में या कहीं डाल कर रखिए। अतिमित्र को अपने पास रखिए। उससे जो चौथा है छेम, तो भरणी से छेम कौन हो जाएगा? मृगशीरा हो जाएगा, खैर। तो खैर की लकड़ी की कोई एक वस्तु, उसे जी अपने पास रखिए।
ठीक है। जी। और जहां से समस्या मिल रही है, ग्रह कहाँ बैठे हैं, कौन सा भाव समस्या दे रहा है, उस भाव का जो नक्षत्रपति है वो कौन है। पंचम भाव समस्या दे रहा है, तो पंचम का स्वामी किस नक्षत्र में गया है, वो जो नक्षत्र है वो किस पौधे को दर्शा रहा है, उस पौधे की पूजा, उस पौधे में जल का संचार, वो आपके लिए फायदा है। उसके साथ क्या है आपको, तो ये सब चीजें क्या है आपके लिए लाभदायक रहेंगी। और कोई प्रश्न है आप लोगों का? तो जैसे आपने बोला अभी हम्म, कि जिस भाव में हमें देखना है, जैसे भाव स्वामी किस नक्षत्र में है उसके हिसाब से देखेंगे। यदि उस ठीक है। भाव में कोई ग्रह बैठे उससे हमारा कोई ज्यादा संबंध नहीं है। से यहाँ पे नक्षत्र लॉर्ड की ज्यादा भूमिका, मतलब उस जो भाव भाव में। स्वामी है, जैसे हाँ हाँ, जो हम भी समझ भाव है गए। जैसे कोई। जी। जैसे मान लीजिए दसम भाव में मंगल बैठा है और दसम भाव का स्वामी शनि है, तो हमें मंगल को के हम्म, नक्षत्र को लेना है, मंगल किस नक्षत्र में है, या फिर दसम भाव के स्वामी के नक्षत्र को लेना है। हम्म। दसम भाव के स्वामी के नक्षत्र को लेना है, ना कि हमें मंगल के नक्षत्र को लेना है। मंगल से हमारा कोई उसका वो नहीं होगा। नहीं, मंगल से हमारा कोई लेना देना नहीं। इन 27 नक्षत्रों को आप अपने कुंडली के 27 स्थानों पर बैठा लीजिए। कैसे बैठाइएगा? 3 3 करके अश्विनी, बैठेंगे। भरणी, क्या? ग्रहों के हिसाब से 3 3 करके बैठ वो जाएंगे। वो ग्रहों के हिसाब से बैठेंगे, वो तो बैठेंगे ही। अन्य तरीके से हम्म, बैठेंगे, अन्य तरीके से कैसे बैठेंगे वो, उसे कर लीजिए। प्रथम भाव अश्विनी, दूसरा भाव भरणी, तीसरा भाव कृतिका, चौथा भाव आपका रोहिणी, पांचवा भाव आपका रोहिणी। मृगशीरा, पांच पांचवा भाव मृगशीरा, छठा भाव आद्रा, सातवां भाव पूर्णवसु, आठवां भाव पुख्य। आप इसे गौर कर रहे हैं कुछ, या ऊपर से निकल रहा है? अष्टम भाव में कौन सा नक्षत्र जा रहा है? पुख्य जा रहा है। पंचम में कौन सा नक्षत्र जा कुछ रहा है? मृगशीरा जा रहा है। छठा में मृगशिरा। कौन सा नक्षत्र जा रहा है? आद्रा जा रहा है। सप्तम आद्रा। में कौन सा नक्षत्र जा रहा है? पूर्णवसु जा रहा है। चतुर्थ में कौन सा नक्षत्र पुनर्वसु। जा रहा है? रोहिणी जा रहा है। रोहिणी। कभी हमने आपसे कहा था ना कि हम बात करेंगे आपसे सप्त विषांश कुंडली में नक्षत्र को लेकर। जी सर। तो उसको अभी बात करेंगे उस पर, लेकिन अभी इसे लग्न कुंडली पे लगाना है। अब मुख्य हो तो गया, सर जैसे मुख्य के कि बाद। हाँ बताइए। जैसे आपने बोला उसके हिसाब से तो हम 12 भाव में 12 नक्षत्र बैठा दिए। फिर आगे बढ़े उसी के ऊपर। फिर ठीक है, तो बाकी जो बढ़िए। 12 नक्षत्र है उनको बैठा देंगे। हाँ, फिर 3 नक्षत्र और हमें मिलेगा, फिर उन 3 नक्षत्रों को तीन बैठाएंगे। तीसरे भाव तक। ठीक है। ठीक, उसके बाद सर। उससे फिर आप देखिए प्रेडिक्शन करके, उसके साथ आप अलाइन होके देखिए, उसके साथ आप उपाय करके देखिए। अभी और हमने आपसे राशि के क्या हिसाब, कहा? राशि से कोई मतलब नहीं है। अभी हमने आपसे क्या कहा? नहीं, राशि से मतलब है, हम बढ़ रहे हैं, रुक जाइए। अभी हमने क्या कहा, आपके जन्म नक्षत्र से दसम नक्षत्र आपका क्या है? क्या है वो आपका? कर्म। कर्म। कर्म है। तो दसम जो आपका जन्म नक्षत्र है, उससे जो 20वां नक्षत्र है वो आपका फिर क्या हो जाएगा? जो दूसरा नक्षत्र हो जाएगा वो हो जाएगा 10 तो 2 12, 12 और 8, अष्टम में कष्ट हो जाएगा। वो आपके लिए कष्ट आ जाएगा। तो जन्म नक्षत्र से जो जन्म है वो आपके लिए जन्म है। जन्म नक्षत्र से जो दूसरा नक्षत्र है वो आपको क्या हो जाएगा? दूसरा, दूसरे भाव को लेकर चला जाएगा। तीसरा जो है हम्म, तीसरे भाव को, तो जन्म नक्षत्र से आप लेकर चले आइए, लग्न को अभी रख दीजिए। लग्न को जो है वो आप सप्त विषांश कुंडली में उपयोग में लीजिएगा। ठीक है, लग्न से अश्विनी भरणी कृतिका को बैठा कर। तो यह जो मतलब जन्म हमें। नक्षत्र जो शेड्यूल से बताइए, जी जी। जन्म नक्षत्र से जो हम शेड्यूल से आगे बढ़ेंगे उसे आप लेके जाइए। तो 27वां नक्षत्र जो है वो किस भाव को इंडिकेट करेगा? तीसरे भाव को। अब पुनः हम भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। उनका 27वां नक्षत्र क्या था? प्रीतिका।
कृतिका। कृतिका क्या है? धारदार तलवार, छुरा, बंदूक। कहाँ है भगवान के हाथ में। हाथ? कौन सा भाव है? तीसरा। अब पुनः हम जाते हैं भगवान के एक और नक्षत्र कौन है? पूर्णवसु पे। पूर्णवसु हम्म, क्या हो गया इनके लिए? कौन से भाव को लेकर चला जाएगा? चौथा। चौथा भाव। भगवान सदैव अपनी बांसुरी को कहाँ रखते हैं? या तो ऐसे होता है हृदय के पास में, या तो मुख पे। या तो मुख पे, या तो कमर में लगा हुआ। हम्म, तो हर नक्षत्र को अपने जन्म नक्षत्र से लेकर आगे बढ़िए और हर भाव को वैसे ही लेकर चलिए। आपको इतने अच्छे तरीके से आप उसे देख पाएंगे कि आप कहेंगे भाई क्या चल रहा है। जैसे अभी जो एक कुंडली आपके सामने हमने रखी थी, ठीक है,